पार्ट 1 में हमें दिखाया गया था किस तरह जया अपने पति के गंदी गाली गलौज से तंग आने लगी थी और इसका उसके दिमाग पे किस तरह असर पड़ने लगा था। यहाँ तक कि जया को उसके पति द्वारा पागल बनाया जा रहा था। पैनिक अटैक से जया टेबल लैम्प उठा के फेंकती है, जिसके चलते जया की बेटी श्रुति के सिर पे लगता है और उसे काफ़ी चोट पहुँचती है। इस हादसे के बाद जया के भैया और भाभी उसे लेके अपने घर पहुँचते हैं। जया को अकेले आते देख जया की माँ हैरान हो जाती है। अब आगे जया की माँ उससे पूछती है कि पार्थ और श्रुति कहाँ है। असल में उन्हें कुछ भी पता नहीं होता और ये भी जानती नहीं थी कि जया वहाँ पे कुछ दिन रहने वाली है। जया को लेके उस घर पे भी उसकी बहन झमेला शुरू कर देती है। वो अपनी दीदी के साथ अपना रूम शेयर नहीं करना चाहती थी। उस घर पे 3 ही बेडरूम होता है। यही लेके जया की माँ अपने छोटी बेटी से कहती है कि कुछ ही दिन की तो बात है, पहले भी तो तुम दोनों एक साथ ही रहते थे। वो बेचारी फिर रात को सोएगी कहाँ। जया अपने पिता से मिलती है जो एक शांत इंसान था। उनका तबीयत भी अच्छा नहीं होता। जया के पिता उसका हालचाल पूछते हैं पर जया उन्हें कुछ भी नहीं बोलती। जया नहा धो के ऑफिस के लिए निकलती है। उसकी माँ अचानक उसके हाथ पे निशान देख लेती है जो पिछले दिन पार्थो के रस्सी से बांधने से हुआ था। पर हैरानी की बात ये होती है कि माँ अपनी बेटी से इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछती और चुपचाप घाव पे मरहम लगा देती है। एक बार भी अपनी बेटी से घाव का कारण नहीं पूछती। भैया और भाभी भी चुपचाप देखते रह जाते हैं। जया के मन में सबके तरफ से ऐसा इग्नोरेंस उसे काफ़ी ठेस पहुंचा रहा था। शायद इसी कारण से बेचारी अपने मायके में चाय के अलावा और कुछ नहीं खाती और बाहर एक स्टॉल से ब्रेकफास्ट कर लेती है। उसे लग रहा था जैसे अपने मायके में भी वो एक बोझ बन चुकी है। अब जया अपने ऑफिस 2 दिन बाद आती है। मोह उस वक्त अकेली थी। वो जया को देख के पूछती है कि बिना बताए वो अचानक 2 दिन कहाँ पे थी। जया मोह को सब कुछ खुल के बताती है। मोह उसके बातों को सुन के उसे शांत कराने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट को वो जानती है और वो जया का अपॉइंटमेंट वहाँ करवा देगी। साथ ही मोह जया को ऑफिस के बाद एक रेस्टोरेंट पे बैठ के बातें करने के लिए पूछती है ताकि उसे थोड़ा कंफर्टेबल और हल्का महसूस हो। जया मान जाती है। शाम को दोनों एक कॉफ़ी शॉप पे बैठ के बात करते हैं। उसी वक्त मोह के फ़ोन पे उसका एक बचपन का दोस्त कॉल करता है। सूर्य को वहाँ देख के जया अनकंफर्टेबल फील करती है क्योंकि वो बेहद फ्रेंडली था। शान जया कभी भी लोगों से आंख मिला के उतना फ्रैंकली बातें नहीं कर पाती थी। जया तो उस वक्त अपने खाने का आइटम भी मेनू कार्ड से डिसाइड नहीं कर पाती है क्योंकि उसे अपने खाने का आइटम चूज़ करने का हक भी पति और बेटी छीन के रखी थी। यही देखते हुए सूर्य हंसते हुए जया को कहता है कि खुद का पसंदीदा खाना और खुद के हिसाब से चलने का हक सिर्फ खुद का ही होता है। ये जिम्मेदारी किसी और को कभी मत दीजिएगा। हालांकि सूर्य को जया के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। जया फ्रेश होने के बहाने वॉशरूम चली जाती है और जाने से पहले पहली बार अपने पसंद से एक आइटम मेनू कार्ड से चूज़ करती है। उसके वॉशरूम जाने के बाद सूर्य मोह से कहता है कि उन्हें काउंसलिंग की सख्त ज़रूरत है। असल में सूर्य जया को देख के ही समझ गया था कि उसे गंभीर रूप से डिप्रेशन है। जया की आंखें ही बता रही थी कि बेचारी मेंटली वीक हो चुकी है। वो दोनों यही लेके बात करते हैं। जया बाहर जाके बेटी को कॉल लगाती है पर पार्थो के सामने रहने से वो अपने माँ का कॉल को इग्नोर कर देती है। उधर रात को जया सोफे पे ही अपना बिस्तर लगा लेती है। जया की माँ उसे कमरे पे जाने को कहती है लेकिन जया नहीं चाहती थी कि उसके वहाँ रहने से किसी को भी कोई दिक्कत हो, इसलिए हंसते हुए प्यार से कुछ और बोल के मना कर देती है। उसे नींद में अपने बचपन का कुछ बातें याद आता रहता है। जब वो छोटी थी तब उसके घर पे एक कबूतर को पिंजरे में कैद रखा गया था। वो अकेले उस पिंजरे में अपना सर पटकते पटकते हुए जान दे दिया था। जया को भी अब खुद को उस कबूतर जैसा महसूस हो रहा होता है। अचानक माँ की आवाज़ से उसका नींद टूट जाता है। सुबह ऑफिस पहुँचते ही मोह उसे एक अच्छी खबर देती है कि वो एक ज़मीन जायदाद का पेंडिंग कोर्ट केस जीत गई है और इसी के खुशी में वो जया को अगले दिन शाम को अपने घर पे होने वाले एक छोटे से पार्टी में इनवाइट करती है। उस दिन ऑफिस के बाद मोह के बताए हुए डॉक्टर अपॉइंटमेंट के हिसाब से जया उस साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है। ये माहौल जया को एक सुकून सा लगता है और ये एक लेडी साइकोलॉजिस्ट होती है जो बहुत ही काम एंड कंपोज थी।
उन्होंने एक के बाद एक सवाल पूछा जया से, पर जया कुछ भी नहीं बोल पाती। इसलिए जया को कंफर्ट करने के लिए कुछ अच्छे पल के बारे में जया से पूछती है। जया अब धीरे धीरे बातें करना शुरू करती है। साइकोलॉजिस्ट जया से कई सारे सवाल करती है, जैसे कि उसकी शादी का कपड़े का रंग, उसका हॉबीज़ इत्यादि। जया अचानक इमोशनल होके अपनी बेटी के सर फटने के बारे में साइकोलॉजिस्ट को बताती है, लेकिन डॉक्टर उसे उस टॉपिक को बाद में सुनने का बातें कह के दूसरे बातों पे सवाल करती है और बातें करते हुए जया को चाय भी ऑफ़र करती है। जया कंफर्टेबल होकर डॉक्टर से अपने शादी से पहले का कुछ रंगीन पल शेयर करती है, जो शायद जया के यादों के किसी कोने पे अब दब के पड़ा रह गया था। जया काफ़ी अच्छा पेंटर भी थी और साथ ही अच्छा गाना भी गाती थी, लेकिन कभी भी किसी का सपोर्ट ना पाने की वजह से और उसके ऊपर बेहद चुपचाप स्वभाव के चलते ये समाज जो उसके खुद के ही लोग थे उसके ऊपर भारी पड़ने लगा था। हर किसी ने उसे नज़रअंदाज किया था और उसके अंदर का रहने वाला ये कला का भी कोई कदर नहीं करता था। बातों के बीच जया को एक पुराने दिन की याद आ जाती है, जब शाम को एक दिन वो अपने सितार लेके गाने का प्रैक्टिस कर रही थी। पर ये सब देख के अचानक पार्थो उसे उसके गाने को एक पतितालय में गाने जाने वाले गाने का नाम दे देता है। शादी की शुरुआत से ही पार्थो अपने बीवी को हर एक बातों पे ऐसे गंदे शब्द का इस्तेमाल करते हुए आया था, जो धीरे धीरे जया का डिप्रेशन का कारण बना और ये सब के चलते धीरे धीरे वो अपना सारा हॉबी छोड़ देती है। अगले दिन सुबह जया छत पे होती है, तभी उसकी माँ उसे नए डॉक्टर के बारे में पूछती है और कहती है कि ये भला कैसा डॉक्टर है जो दवाई नहीं देके सिर्फ बात करके समय बर्बाद कर रही है, और साथ ही उसे जल्द से जल्द अपने ससुराल लौट जाने के लिए जोर देती है। माँ के इसी बात पे जया बोलती है कि उसे भी अपने घर को लेके फ़िक्र है, वो अपने मायके अपने खुशी के लिए नहीं आई है और कुछ ही दिन में वो वहाँ से चली जाएगी। एक माँ होके भी जया की माँ अपनी बेटी से खुल के बातें नहीं करती थी। उनकी सोच धोच बिल्कुल ही पुराने ख्यालात के थे। उनके मुताबिक पार्थो जैसा अच्छा लड़का तो चिराग लेके ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलता है। उसने तो कभी भी जया के ऊपर हाथ नहीं उठाया, ऊपर से बीवी की हर एक खर्चा और उसे एक बेहतरीन ज़िंदगी दी है। माँ की ये सब बातें सुन जया को ऑलरेडी पता था कि उनको और कुछ भी समझा के या बोल के फ़ायदा नहीं है। रात को मो के घर पे इनविटेशन के बारे में बता के जया वहाँ से चली जाती है और ऑफिस के लिए रेडी होती है। रात को जया मो के घर पे होती है। मो अपने कुछ गिने चुने दोस्तों को ही इनवाइट किया था। मो सूर्य को एक गाना गाने के लिए बोलती है। सूर्य को भी गाने का हॉबी था, इसलिए वो अपने पसंद से एक गाना परफॉर्म करता है। वहाँ का माहौल से जया काफ़ी खुला और कंफर्टेबल महसूस कर रही होती है और सूर्य के गाने के धुन के साथ बिल्कुल खो जाती है। जया भी सूर्य के गाने के साथ गाना गाना शुरू कर देती है। जया इतना अच्छा गाना गा सकती है ये किसी को भी पता नहीं होता। उसके गाने को और कला को देख के हर कोई वाह वाह करने लगता है। मो और सूर्य भी उसके गाने के हुनर को देख के उसका तारीफ़ करते हैं। जया कैब बुक करके घर जाने वाली होती है, लेकिन मो ने काफ़ी रात होने के कारण उसे कैब में नहीं जाने देके सूर्य को ही उसे घर ड्रॉप करने बोलती है। सूर्य जया को घर पे अपने कार से ड्रॉप कर देता है। सूर्य गाड़ी से उतर के जया को गुड नाइट कह के बस निकल ही रहा था कि उसी मौके पे घर के खिड़की से देख रही जया की बहन उन दोनों का एक फ़ोटो खींच लेती है। उसकी बहन टिया का इरादा कुछ अच्छा नहीं होता। इधर रात को जया अपनी बेटी को लगातार कॉल कर रही होती है। जया के यहाँ आए दिन से एक बार भी बेटी के साथ उसका कोई बातचीत नहीं हुआ था। श्रुति अचानक एक बार के लिए फ़ोन रिसीव करती है और माँ को बताती है कि उसके पापा काफ़ी गुस्से में हैं, इसलिए वो उन्हें बाद में कॉल कर लेगी। यही कह के श्रुति अपने माँ का कॉल रख देती है। इतने दिन बाद अपनी बेटी की आवाज़ सुन के जया उसी में खुश हो जाती है। अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। जया 2-3 दिन से हल्का महसूस कर रही थी। डॉक्टर के पास जाना और अपने में रहने से अब जया का मन अच्छा होने लगता है। उसका ऑफिस में भी काम अच्छा होने लगा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन जया, मो और सूर्य तीनों ऑफिस के बाद एक रूफटॉप कैफ़े में जाने का प्लान करता है। सीन शिफ्ट होता है और एक कैफ़े पे उदास बैठे पार्थो को दिखाया जाता है। असल में पार्थो अपने दोस्तों के साथ काफ़ी दिन बाद आउटिंग पे निकला था। वो उस दिन कुछ ज़्यादा ड्रिंक्स भी कर लिया होता है।
अचानक बातों बातों पे रुद्र का नज़र ऑपोजिट पे रहे लास्ट टेबल पे जाता है जहाँ पे जया उसे दिखाई देता है। कोइंसिडेंटली जया और उसके दोस्तों का प्लान किया हुआ कैफ़े भी वही होता है जहाँ जया, मो और सूर्य बातें कर रहे होते हैं। रुद्र के मुंह से जया का नाम सुनते ही सभी का नज़र लास्ट टेबल की ओर पड़ता है। हमेशा घर पे रहने वाली भोली भाली जया उस दिन काफ़ी खुश और अलग लग रही थी। ये देख के पार्थो समेत सभी दोस्तों को चौंका देता है। इसके पहले कि कोई कुछ बोले, पार्थो अचानक उठ के जया की तरफ आगे बढ़ता है। पार्थो को इस हालत पे जाने से उसके दोस्त लोग रोकने लगता है, पर वो किसी का नहीं सुनता और सीधा जया के पास आके खड़ा हो जाता है। जया अपने पति को अचानक वहां देख के बेहद घबराने लगती है। सभी दोस्त पार्थो के पीछे भागते हुए आता है क्योंकि सभी को पार्थो का गंदा जुबान और गुस्से में काबू ना कर पाने वाला आदत को पता था। सूर्य को जया का नया बॉयफ्रेंड बताने के साथ साथ उस भरे हुए रेस्टोरेंट पे पार्थो अपनी बीवी को धड़ाधड़ गंदे शब्द से काफ़ी चोट पहुंचाता है। वहाँ पे रहने वाले सभी कस्टमर्स का मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि इतना गंदे जुबान और गर्म दिमाग वाले इंसान किसी ने शायद कहीं नहीं देखा था। काफ़ी देर से शांत बैठे हुए सूर्य भी इस बार अपना होश खो के पार्थो का शर्ट का कॉलर ज़ोर से खींचता है और बोलता है कि ये तो समझ आ गया कि आप इनके हस्बैंड हो, वरना ये हाथ आपके कॉलर पे नहीं बल्कि गाल पे पड़ता। ये सुन के तो पार्थो और भी गुस्से में आग बबूला हो जाता है और बीवी को जो मन में आए गाली देना स्टार्ट कर देता है। लाज, अपमान और भय से जया रेस्टोरेंट से सीधा निकलते हुए दौड़ने लगती है। तीनों का शाम कहाँ अच्छा गुजरने वाला था, लेकिन पार्थो जैसे इंसान के चलते उस दिन तीनों का ही बहुत बुरा दिन बीता। अगले दिन शाम को पार्थो के तरफ से जया के घर पे एक पार्सल आता है। ये असल में डिवोर्स नोटिस होता है पार्थो के तरफ से, जिसमें जया के ऊपर दिमागी हालत ठीक ना होना और बेटी के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस इत्यादि का कॉज लिखा हुआ था। जया के घर के सभी लोग दंग रह जाता है ये देख के। जया ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहाँ से उठ के चली जाती है। जया बाथरूम के दरवाज़ा लॉक करके फूट फूट के रोने लगती है। जया का मो से फ़ोन पे बात होती है जहाँ पे मो जया को उसकी भलाई के खातिर सावधानी से रहने बोलती है और लॉयर के परमिशन बिना उसके ससुराल जाना या कोई भी खुद से कदम उठाने मना करती है क्योंकि सीधी साधी जया को वो लोग और भी फंसा सकता है। अगले दिन ही जया को लेके मो और जया के भाई लॉयर यानी सूर्य के पास आते हैं। वहाँ जया के भाई वकील से कहता है कि भले ही जया से गलती हुई है, पर छोटा मोटा झगड़ा तो हर एक संसार में ही होता रहता है। इसका मतलब एकदम डिवोर्स मांग लेना ये कहाँ का नियम है भला। मेरी बहन की एक हंसता खिलता परिवार है, हस्बैंड है, 12 साल की बेटी है, ये रिलेशन भला तोड़ना कौन चाहेगा। ये सुनकर इस बार सूर्य जया से पूछता है कि वो क्या चाहती है। जया जवाब देने के बजाय नर्वस होकर एक बार अपने भाई और एक बार मो की तरफ देखने लगती है। ये देख के सूर्य जया से कहता है कि ये कोई होटल का मेनू कार्ड नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी है, तो डिसाइड भी आपको ही करना पड़ेगा कि आप क्या चाहती है। इसमें जया बिल्कुल चुप सी रहती है। दूसरी तरफ पार्थो और उसकी माँ के बीच ये डिवोर्स लेके बातचीत होता है, जिस पे पार्थो की माँ बेटे से कहती है कि एक संसार तोड़ देना उतना भी आसान नहीं होता, एलिमोनी के चलते तुम्हारा काफ़ी पैसा बर्बाद हो सकता है। जिस पे पार्थो कहता है कि वो और किसी भी हालत पे जया के साथ नहीं रह सकता, स्पेशली रेस्टोरेंट पे जो देखा उसके बाद तो बिल्कुल ही नहीं। जया उसके लिए एक लायबिलिटी बन गई है अब। और रही बात एलिमोनी का, वो तो उसका वकील अर्जुन देख ही लेगा। कुछ ही देर बाद पार्थो को उसका वकील अर्जुन कॉल करके बोलता है कि ये केस लेके उतना उसे सोचना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि जया के अगेंस्ट पे ऑलरेडी 2 गवाह मौजूद है, एक उसका मेंटल अनस्टेबिलिटी और दूसरा बेटी के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस। उधर जया से कई बार पूछने के बाद जया सूर्य से कहती है कि उसे अपनी बेटी चाहिए और ना ही उसे ये डिवोर्स मंजूर है। उसकी बातें सुन के मो भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि अपनी इस विचार को वो एक बार फिर से सोच ले। जया कहती है कि इतने सालों का शादीशुदा ज़िंदगी वो भला क्यों ही तोड़ना चाहेगी। उसका पति भी नहीं चाहता, शायद काफ़ी गुस्से में होगा इसीलिए ऐसा कह रहा होगा। इसके बाद जया साइकोलॉजिस्ट से मिलती है और डिवोर्स वाला बात उन्हें बताती है।
जया उनसे पूछती है कि कहीं वो लोग जया का साइकोलॉजिस्ट के द्वारा थेरेपी लेने वाला बात पता करके उसे कोर्ट पे एक पागल का प्रमाण न कर दे। इसका उसे काफ़ी डर लग रहा है, जिस पे उसका डॉक्टर कहती है कि इस बात पे कोई भी उसे मेंटली अनस्टेबल का कॉज नहीं दिखा पाएगा, और अगर कोई अच्छा लॉयर हो तो ठीक इस मैटर को डिफेंड कर लेगा। साइकोलॉजिस्ट इस बार जया से पूछती है कि असल में जया के साथ उसका पति का व्यवहार कैसा था और वो जया को किस तरह का टॉर्चर देता था। इस बार जया कहती है कि उनकी बातें जिसके चलते आज उसका ये हालत है, और वो डॉक्टर से सब कुछ शेयर करती है कि उनका पति का ज़ुबान जो बेहद ही ख़राब होता है, उसके गाली गलौज और मुंह के शब्द से ही वो पूरी तरह टूट चुकी है। जया उस दिन फिर से अकेले में सूर्य से मिलती है। सूर्य उसे बताता है कि पर्सनल बातें सबके सामने पब्लिश कर देना किसी को भी पसंद नहीं, लेकिन वही पर्सनल इश्यूज़ जब कोर्ट पे घसीट के लाया जाता है तब वो बातें पर्सनल नहीं रहता। आपको शायद अभी तकलीफ़ हो रहा होगा, लेकिन थोड़ा तकलीफ़ ही सही, आज नहीं तो कल आपको सच्चाई कोर्ट के सामने लाना ही पड़ेगा और ज़ुबान खोलनी ही पड़ेगी। उस दिन रेस्टोरेंट पे मैं आपका दोस्त था और आज मैं आपका वकील हूँ, तो ये सब बात लेके आपको मेरे सामने कोई झिझकना नहीं है। थोड़ी देर बाद जया से सूर्य पूछता है कि श्रुति से आखिरी बार बात उनका कब हुआ था। इस पे जया कहती है कि एक बार ही उसने फ़ोन रिसीव किया था और बाद में कॉल करेगी बोल के कॉल नहीं की, शायद कोई भी उसे कॉल करने नहीं दे रहा होगा। फिर उदास होकर जया सूर्य से क्वेश्चन करती है कि क्या उसका ये शादी वो बचा लेगा, जिस पे सूर्य उत्तर देता है कि दोस्त के हिसाब से तो उसका यही मानना है कि जया को इस टॉक्सिक रिलेशन में नहीं रहना ही बेटर होगा, लेकिन एक वकील के हिसाब से वो इस डिवोर्स को रोकने की पूरी कोशिश करेगा। ये बोलते हुए सूर्य जया को अगले दिन के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहने को बताता है, क्योंकि अगले दिन कोर्ट हियरिंग का पहला दिन है। अगले दिन जया कोर्ट के लिए रेडी होती है। जया की भाभी उसे गले लगाती है और कहती है कि सब कुछ अच्छा होगा, उसे ये सब लेके ज़्यादा नहीं सोचने। जया की माँ उसे आके हौसला देती है और बेटी से रिक्वेस्ट करती है कि कैसे भी हो वो अपना संसार बचा ले। कोर्ट के कॉरिडोर पे जया का उसके हस्बैंड यानी पार्थो और परिवार से मुलाकात होता है, लेकिन हैरानी की बात थी कि श्रुति अपने माँ को देखते ही मुंह मोड़ लेती है। ये जया को काफ़ी विचलित कर देता है, क्योंकि उसे लगा था कि बाकी जो कोई जैसा भी हो, श्रुति अपनी माँ से बेहद प्यार करती है और अपनी माँ को इन दिनों काफ़ी याद की होगी। उधर कोर्ट की सुनवाई में पहले कटघरे पे पार्थो के घर की कामवाली को बुलाया जाता है, जो जया के बारे में बताती है कि वैसे तो भाभी बहुत ही अच्छी है, बस कुछ सालों से उन्हें बातें भूलने की बीमारी हो गई है। और इसके साथ कामवाली कुछ दिन पहले गृह प्रवेश के दिन किचन पे आग लगने वाली बात कहती है। उसके बाद जया की सास भी जया के खिलाफ काफ़ी कुछ बोलती है, जैसे कि उसके घर पे और संसार पे कहीं मन नहीं लगना, बातें भूल जाना इत्यादि। ये सब बातों से वकील को प्रूफ करने का मौका मिल गया था कि जया का दिमागी हालत बिल्कुल ख़राब है और उसे अपने पति, बेटी या अपने शादीशुदा ज़िंदगी से कोई मोह नहीं। जया के साथ असल में जो हो रहा था वो कोर्ट हियरिंग के दिन पूरी एक अलग कहानी बन चुकी थी। जया के पति का बीवी के खिलाफ यही कंप्लेंट था कि बीवी मानसिक रूप से संतुलित नहीं है। दूसरी तरफ जया को ये कोर्ट पे प्रूफ देना था कि असल में उसके साथ कई सालों से दिन रात वर्बल एब्यूज़ होता चला आ रहा है, जो हद पार हो चुका था। कोर्ट एडजर्न होने के बाद जया, मोह और सूर्य यही लेके बात करते हैं और अगले कदम के लिए सोचते हैं। दूसरे कोर्ट हियरिंग आने से पहले सूर्य जया के साइकोलॉजिस्ट से मिलके आते हैं, जो सूर्य को बताती है कि कई सालों से अगर कोई वर्बल एब्यूज़ का शिकार होते आते हैं तो धीरे धीरे उस इंसान का बात करने का कॉन्फिडेंस बिल्कुल कम हो जाना, लोगों से आंख नहीं मिला पाना और कुछ भी अच्छे से आर्टिकुलेट नहीं कर पाना, एब्सेंस ऑफ माइंड और बातें भूल जाना, ये सब प्रॉब्लम्स दिखाई देता है, जो 100% जया में है। सूर्य साइकोलॉजिस्ट को थैंक्स कहते हुए उन्हें बताता है कि आए दिन में उनसे और भी हेल्प की ज़रूरत हो सकता है, जिसमें साइकोलॉजिस्ट बिल्कुल से राज़ी होती है। अगले कोर्ट हियरिंग पे इस बार श्रुति को विटनेस बॉक्स पे बुलाया जाता है। वो भी अपने मम्मी के खिलाफ बोलती है कि मम्मी को तो कुछ भी याद नहीं रहता, 1 या 2 दिन मेरा टिफ़िन भी पैक करने भूल गई थी और एक दिन तो मुझे ट्यूशन क्लास से भी लाने के लिए भूल गई थी, उस दिन पापा को आना पड़ा था।
यही लेके वकील बोलता है कि मिसेस जया सिन्हा चाहे ये डिवोर्स नहीं चाहती, फिर भी उनके साथ घर बसाना सिन्हा फैमिली के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वो माँ के रूप पे कम्प्लीटली फेल्ड है। कोर्ट एडजर्न होता है और जया अपनी बेटी को बाहर बेंच पे अकेले बैठे देख उसके पास जाती है। श्रुति के हाथों को अपने हाथ पे लिए प्यार से अपने हालत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन श्रुति अपने माँ से बोल उठती है कि वो उनके साथ नहीं रहना चाहती। वो तो मानसिक रूप से नॉर्मल नहीं है और ना ही उसके पापा उसकी मम्मी को अभी अपनाने वाला है। दूर से अचानक पार्थो का नज़र जया और श्रुति पे पड़ता है। वो तुरंत वहाँ आके श्रुति को लेके जाता है। जाते हुए भी श्रुति अपने माँ को बोलते हुए जाती है कि वो अपने पापा के साथ ही रहेगी। जया की आखिरी उम्मीद जो उसकी बेटी थी, उसने भी अपने माँ से मुंह मोड़ लिया था। ये जया से बिल्कुल भी सहा नहीं गया और वो कुछ देर के लिए पत्थर की तरह वहाँ पे ही थम गई। जया को सूर्य इस बार सांत्वना देते हुए बोलता है कि जया का दर्द वो समझ रहा है, क्योंकि उसकी बेटी भी अपने माँ के खिलाफ हो चुकी है। लेकिन इस बार अगर कोर्ट पे जया ने अपना पति के खिलाफ वर्बल और मेंटल अब्यूज़ के बारे में अपना ज़ुबान नहीं खोली, तो ये डिवोर्स के साथ साथ वो अपना सम्मान भी खो बैठेगी। इसके लिए चाहे जितना भी तकलीफ़ हो, जब बात कोर्ट तक आ चुकी है तो उसे बोलना ही पड़ेगा। इतना कुछ होने और सुनने के बावजूद भी जया सूर्य से कहती है कि भला इतने सारे लोगों से घिरे कोर्ट पे ये सब कैसे बोल पाएगी। ये सुन के सूर्य कहता है कि क्यों, जब कोर्ट पे सबके सामने आपको पागल प्रूफ करवाने की कोशिश हो रहा है, तब आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रहा? और उस दिन जो इतने सारे लोगों से घिरे हुए रेस्टोरेंट पे आपके पति आपको हद से ज़्यादा गंदा गालियाँ दे रहा था, तब आपको शर्म महसूस नहीं हुआ? और अब जब बात आत्मसम्मान का आ रहा है, तब खुद को बचाने के बजाय आप ये सब सोच रहे हैं। आप जैसे औरत को तो आईने के सामने खड़ा होके खुद को समझाने की ज़रूरत है कि किस बात पे शर्म होनी चाहिए और किस पे नहीं। सूर्य का बात सुन के जया इमोशनल होके फूट फूट के रोने लगती है। शाम के वक्त जया के घर आने पर उसकी माँ उसे बोलती है कि चाहे माफ़ी मांग के हो या पार्थो का पाँव पकड़ना पड़े, जया को कैसे भी ये शादी बचाना ही होगा। ये सुन के जया की भाभी और जया चौंक जाती है। इस पे जया कहती है कि अगर श्रुति मुझे चाहती तो मैं सोचती, लेकिन उस घर से मुझे हर किसी ने पराया कर दिया है। कम से कम इस बार मैं अपना सम्मान ही बचा लेती हूँ माँ। ये कहते हुए इस बार जया अनकंट्रोल वे में रोने लगती है। शायद 15 साल की शादी पे इस बार अपने घर वालों के सामने जया पहली बार अपने अंदर रहे दुखों को दिखा पा रही थी। जया ने उम्मीद रखा था कम से कम उसकी माँ एक बार भी उसे पूछेगी कि असल में उसके साथ ससुराल में हो क्या रहा है, जो हर एक माँ करती है। पर जया की माँ ने तो एक बार भी ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि वो इतने सालों पे वहाँ कैसे जी रही है। जया को बिना मतलब का कोर्ट पे पागल बताया जा रहा है, भला वो क्यों ही मान लेगी जो वो है नहीं। जया अपनी माँ को अपने पति का दिन रात दिए हुए गालियों को उनके सामने बताती है। पहली बार जया की माँ को ये पता चलता है और साथ ही वहाँ रहे जया की बहन भी ये सुन के एकदम से हैरान रह जाती है। अगले कोर्ट हियरिंग का डेट आता है। इस बार सूर्य पार्थो के खिलाफ IPC 509, जिसके मुताबिक एक औरत को अगर गाली गलौज से उसका सम्मान हानि होता है तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। और साथ ही IPC 294, कोई भी हमलावादी शब्द या हरकत एक औरत के साथ पब्लिक प्लेस पे हो तो ये भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। सूर्य बयान देते हुए बोलता है कि जो कि ये एक शादीशुदा कपल का कंसर्न है, ये दोनों एक्ट्स ही मैट्रिमोनियल क्रूएल्टी है। दिन बे दिन मेरे क्लाइंट जया सिन्हा के ऊपर उनके पति के द्वारा वर्बल और मेंटल एब्यूज़ होते चला आया है। इसलिए मिस्टर पार्थो सिन्हा के खिलाफ IPC सेक्शंस 509, 294 और 498A कार्रवाई होने का गुजारिश करता हूँ। पार्थो को तो लगा था शांत और बेवकूफ़ जैसी रहने वाली बीवी को कुछ भी उसके खिलाफ गवाही देके पार्थो ये केस जीत जाएगा। पर एक नारी के अंदर पले तकलीफ़ कब जाके इतना मजबूत और ताकतवर हो जाता है, इसका पार्थो जैसे इंसान को अंदाज़ा नहीं था। उसके खिलाफ लगे धारा को सुन के पार्थो अब अंदर से घबराने लगता है, जो उसके चेहरे पे साफ झलक रहा था। और उसके ठीक उल्टे दिशा पे खड़ी जया पहली बार अपने पति से आँख पे आँख मिला के डटी खड़ी हुई दिखाई देता है।
और इसी के साथ लॉज्जा सीज़न 1 पार्ट 2 ख़त्म होता है। सेकंड सीज़न पे दिखाया जाएगा कि एक औरत को कमज़ोर समझने वाले पार्थो का ये कोर्ट केस का मामला उस पे कितना भारी पड़ने वाला है और साथ ही भोली भाली जया की ज़िंदगी किस तरह बदलने वाली है। इसके लिए हमें सीज़न 2 का वेट करना होगा। आपसे जल्द ही मिलने का आशा करती हूँ और इसी के साथ आज आपसे विदा लेती हूँ। आप सब खुश रहें और सलामत रहें।